नमस्कार दोस्तों, मैं कवि चंद्र प्रकाश शर्मा, रंगकर्मी और अभिनेता के रूप में भी मुझे जाना जाता है। आज हम बात करना चाहते हैं ब्रज की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में बहुत से लोगों ने अपने आप को होम किया है। आज हम उन्हीं में से एक शख्सियत, परम आदरणीय पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से बात करेंगे कि उनकी प्रेरणा क्या रही, मंतव्य क्या रहे और वो कैसे एक इतने बड़े संस्कृति के संरक्षण के कार्य को कर पाए। भैया जी राधे राधे, नमस्कार। भैया जी, हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि एक इतना बड़ा कार्य कि हजारों लोकगीतों को घर घर गांव गांव जा कर के इकट्ठा करना ये छोटी बात नहीं है। वर्षों लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं और तमाम कलाकारों को उनको काफ़ी ऊंचाइयों तक नए नए प्लेटफॉर्म पर ले जा करके आपने उनकी कला को दुनिया के सामने लाने का काम किया। ब्रज की संस्कृति को अनुष्ठान के रूप में, संकल्प के रूप में लेकर के आपने जो आगे बढ़ाया, आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या परेशानियां रहीं, वो सब बताएं। और मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि ब्रज के अनुरागियों से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। मैं इस समय जीवन के अंतिम चरण में चल रहा हूँ और मेरे हृदय में, मन में, मस्तिष्क में बहुत वेदना है। ब्रज साहित्य और ब्रज संस्कृति के लिए मैं जो कुछ करना चाहता था वो संपूर्ण रूप से नहीं कर सका और इस समय मेरी अवस्था है 88 वर्ष। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, तो ये बड़ी वेदना के साथ मैं संसार से विदा ले रहा हूँ। सन 1955 में कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी रुचि ब्रज के लोकगीतों की ओर हुई। मैंने सुने तो मुझे लगा कि इनमें तो बड़ा रस है। तो मेरे जो कुछ गांव के सहपाठी थे उनसे मैंने चर्चा की, तो बोले आप काउदेना गांव में आ जाओ तो हम तो ये गीत आपको खूब सुनवा देंगे। मैं लिख लियो। मैं गया, लेकिन उस समय गांव में जाने के लिए ना तो स्कूटर, ना मोटरसाइकिल, ना बस, कोई साधन नहीं था। मैं अपने मित्र को कहता था कि मैं इतने बजे की बस से चलूँगा, तुम इतने बजे वहाँ कस्बे पर आ जाना, क्योंकि बसें गांव तक तो जाती नहीं थी। वो आ जाते थे, कभी बस यहाँ से देर से चलती थी, कभी वो देर से, तो बड़ी कठिनता से हमारा मित्र का मिलन हो पाता था। और फिर जब गांव जाते थे तो महिलाओं से कहते थे कि वो लोकगीत सुना दो, हम तो ना आवे जी। फिर उनको मैं कुछ एक याद दिलाता था कि देखो वो घोड़ी वो लगोन आई हरे हरे, हाँ जी तो हम पे आवे, तो मैंने कीजिए सुना दो। फिर तो वो लड़ लगा देती थी गीतों की। लेकिन कभी कभी बड़े कटु अनुभव भी हुए। एक प्रसंग है जी भैया। एक बार 5-7 महिलाएं गीत सुना दिए उन्होंने मुझे, और उसके बाद जब मैं चलने लगा तो एक वृद्धा स्त्री ने बड़े धीरे से उनसे कहा, अरे तुम जानो ना हो, ये शहर वाले हैं, दिन में जगह देख गया, रात को डकैती डाल गया। मैं उनको ये अंदाज था कि हम रात को आएंगे, डकैती डालेंगे, लोकगीत सुनने का तो एक बहाना है। लेकिन बड़ी बड़ी बाधाएं आई, लेकिन मुझे उसमें रस आया और मैंने ऐसे ऐसे गीत और ऐसी ऐसी धुन सुनी कि एक बार मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम में था। वहाँ बहुत अच्छे अच्छी कलाकार थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप लोग कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र के गीतों को सुनिए। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गीत सुना था तारक गांव में, जीना के खुले हैं किवाड़, आ जाइयो मेरे अड्डा पे, झनकारे ओढ़े अटरिया में। तो ये जो झनकारे ओढ़े अटरिया वाली लाइन थी,
वो इतनी ऊंचाइयों पर उन्होंने गाई थी कि मैंने उन सबसे कहा कि आज की कोई कलाकार वैसा नहीं गा सकता। वाह। तो ग्रामीण अंचल में बहुत कुछ अभी पड़ा हुआ है जिसको कि संग्रहित नहीं किया गया है। आज अगर गांव में भी पूछें अगर आप किसी से कि परसोकली आप जानते हैं, तो परसोकली हम ना जाने परसोकली कहाँ हूँ मैं। अब मैं आपको संक्षेप में एक परसोकला सुनाता हूँ। जी एक भैया। महिला ने खीर बनाई और उस पर बूरा डाला, मेवा डाली। तो उसका मन करा कि पड़ोस के गांव में मेरी सहेली रहती है, वहाँ पहुँचा दूँ। संयोग की बात कि उसके पड़ोस की एक महिला उस गांव में जा रही थी, तो उसने वो एक डिब्बे में खीर रखकर उसको दे दी कि वहाँ दे देना। और एक उसने पर्ची लिख दी, चंदा की चांदनी घटाटोप छाई है, मेरे तो अभी 12 पूरी तेरे के आएंगे। रास्ते में सहेली को खीर की भीनी भीनी महक लगी, तो उसने उसको खीर को खा लिया। तो खीर को खाया तो मेवा बूरा ऊपर का हटा और 4 पूरी शेष रह गई, 8 पूरी खा गई। माँ जब उसने अपनी सहेली को दिया तो सहेली ने वो पर्ची पढ़ी और देखा कि ऊपर से मेवा बुरा नहीं है और पूरी भी इसमें 4 है। तो उसने उत्तर लिख दिया, चंदा की चांदनी तारो कोई कोई है, तेरे तो ही 12 पूरी मेरे 4 जाएंगे। तो ऐसी ऐसी परसोकले हैं जिन्हें आज सब भूल चुके हैं गाँव वाले। जी भैया जी। तो मेरे मन की पीड़ा ये है जी कि भैया। मैंने जो ब्रज का काम किया वो आंशिक काम है, अभी संपूर्ण नहीं हुआ। जी तो भैया। एक व्यक्ति के भरोसे नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी एक टीम चाहिए जो जी। समर्पित हों। और गांव के लोग अगर इसको महत्व समझ लें तो उनके लिए ये बहुत सरल है। लेकिन मेरे अथक प्रयासों के बाद भी आज मेरे पास 5000 गीतों का संग्रह है, लेकिन गीतों की संख्या 50,000 है। और अब मैं शारीरिक रूप से अधिक मानसिक रूप से पीड़ा लेकर जा रहा हूँ कि जो कार्य मैंने प्रारंभ किया था वो प्रारंभ नहीं हो पाया है। और मैं चाहता हूँ कि जो ब्रज ब्रज साहित्य ब्रज संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो इस काम में जुटें। और हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों के पास बहुत संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि वो बताते बताते थक जाएंगे। मैं एक दिन पंडित जी से पूछ रहा था, पंडित जी आपका काम ठीक चल रहा है गांव में? बोले साहब महिलाएं आमे पूजा में कि कौन सा महीना चल लो, तुम बता दो, कार्तिक चल लो कि पौष चल लो, ये सावन को महीना है जी। लेकिन एक महीना ऐसा आवे साहब वहाँ में कोई ना आवे। पूछी मैं क्यों? बोले हंस गई धन फागुन जाने। महिलाएं हंसने लगे तो समझ लो फागुन का महीना आ गया। तब अब समझने महिलाएं कि अब तो फागुन है, अब तो क्या करेंगे पंडित जी। तो हमारे गांव में इतनी संपत्ति है और अभी बहुत कठिनता के बाद मांग करने के बाद ब्रज भाषा अकादमी की घोषणा हुई है, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ। और इससे पहले उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी सबसे जो सबसे समृद्ध भाषा है ब्रज भाषा, उसकी अकादमी नहीं थी। जी भैया जी। CP शर्मा जी और मिंटू जी, मैं अगर चर्चा करूंगा तो 1 दिन 2 दिन 7 दिन लग जाएगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि ब्रज भाषा, ब्रज साहित्य, ब्रज संस्कृति के प्रति समर्पित युवाओं की, प्रौढ़ व्यक्तियों की, वृद्ध व्यक्तियों पे बहुत संपत्ति है। जी भैया। वो अगर बताने पे लग जाए तो बहुत कुछ बता सकते हैं। जी भैया। तो इसमें प्रयास करने की बात, एक टीम बननी चाहिए। अब मैं तो 88वें वर्ष में चल रहा हूँ। मेरी जन्मपत्री के हिसाब से आयु 72 वर्ष थी जी भैया जब जी। मैंने, मेरे एक मित्र अमर उजाला के संपादक ने अपनी जन्मपत्री बनवाई थी जी। चंडीगढ़ के एक बड़े प्रसिद्ध जोशी से, मेरी भी बनवा दी। तो उसमें आयु 72 वर्ष बताई गई है। जी भैया जी। जब 72 वर्ष होने को आए तो मैंने अपने सब मित्रों से कहा, भैया मैं जाने वाला हूँ। किसी ने ये बात हमारे परम श्रद्धेय गुरु और महाराज जी को बता दी। तो महाराज जी ने एक दिन मुझसे संकेत में पूछा, मोहन ये हम क्या सुन रहे हैं? पहले तो मैं समझा नहीं। फिर महाराज जी ने खुद ही कहा, तो कितनी उम्र बढ़ा दें तुम्हारी? मैंने हाथ जोड़ दी।
अब उन्होंने जो उम्र बढ़ा दी हो वो महाराज जी जाने, लेकिन मुझे अब ये अनुभव हो रहा है कि शरीर से और मस्तिष्क से मेरा जीवन का अंतिम चरण आ गया। और मैं हर ब्रजवासी से चरण बंद ये निवेदन करता हूँ कि ब्रज के लिए, ब्रज साहित्य के लिए, ब्रज संस्कृति के लिए समर्पित भाव होकर जो कि बिखरा हुआ साहित्य, गीत, कथाएं परसों के लिए है उसको एकत्रित कर लें और कोई साहित्यिक संस्था इस कार्य को संरक्षित करके, प्रकाशित करके इस संपत्ति को बचा ले। ये मेरे हृदय के कण कण की प्रार्थना है, निवेदन है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये आपने सुना परम आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी पद्मश्री से सम्मानित हैं, जिन्हें प्यार से हम भैया जी कहते हैं। इनके विचारों को सुना, इनके अनुष्ठान के बारे में आपने जाना। इनके अनुष्ठान को अपना संकल्प बनाने वाले कुछ और कवि और रंगकर्मी मित्रों से मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। क्रमशः ब्रज के अद्भुत कवि, ब्रज भाषा पर जिनकी अच्छी पकड़ है, अनुपम गौतम एडवोकेट और डॉक्टर सीमा मोरवाल जो कि लोक गायिका और लोक कला विशेषज्ञ हैं, उनसे बात कराएंगे। और साथ ही ब्रज भाषा के लिए संकल्पित नाट्य विधा के जाने माने ख्याति लब्ध नाम आकाश शर्मा, उन्हें आप आगे सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। कोस रंग चढ़ेगो नहीं तो कन्हैया को रंग चढ़ाना पड़ेगो। ज्ञान गुमान बढ़ेगो तो आए के गोपिन प्रेम पढ़ानो पड़ेगो। प्रेम सो पीर हिया की बढ़ेगी तो नैनन नीर बहानो पड़ेगो। गेह को छाड़ के नेह की आस में अंत तुम्हें ब्रजानो पड़ेगो। मैं ब्रजभूमि से अनुपम गौतम आप सभी को आमंत्रित करता हूँ ब्रज की रज के लिए, ब्रज की संस्कृति के लिए। ब्रज संस्कृति के एक स्तंभ रहे मथुरा में पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। ब्रज संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उनका काम रहा है, लेकिन वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। तो उनकी एक इच्छा थी कि ब्रजवासी जो ब्रज संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी लोग पूरे ब्रज में हैं या पूरी दुनिया में हैं, वो उसके लिए कुछ करें। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप जहाँ पर हैं अपनी जगह पर बैठकर ब्रज संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है उसको जोड़कर ब्रज के लिए कुछ काम करें। ब्रज के हर कुंड की, हर सरोवर की, हर मंदिर की, हर सड़क की, हर गली की एक कहानी है। उस कहानी के साथ जुड़ी हुई यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का संगीत है, यहाँ का भक्ति संगीत से लेकर यहाँ मथुरा चूँकि सिल्क रूट ऑफ चाइना पे रहा है, तो उद्योग व्यापार से लेकर मूर्ति कला में बहुत बड़ा काम मथुरा का रहा है। तो आप मथुरा के इतिहास के बारे में जो भी जानते हो उसको सभी के साथ साझा करें और एक ऐसा संयुक्त संगठन बनाकर प्रयास करें जिससे ब्रज संस्कृति का संरक्षण हो सके। जय श्री राधे। जी, मैं डॉक्टर सीमा मोरवाल आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ जो पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने जैसा कहा ब्रज संस्कृति के संरक्षण के विषय में। आज वास्तविकता यही है कि हम ब्रज संस्कृति का जो मूल रूप है उससे बहुत दूर जा चुके हैं। आज हमें परम आवश्यकता है उन संस्कारों को, उन संस्कार गीतों को, ब्रज के गीतों को, उसके इतिहास को समेटे रखने की। और सबसे ज़्यादा मूल विषय पे अगर मैं बात करूं तो मूल विषय कहीं भी किसी भी ब्रज की ही क्या, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति मूल रूप से उसके गीतों में छुपी हुई होती है, उसकी कथाओं में छुपी हुई होती है, जो लोक कथाएं ग्रामीण अंचल में पूर्ण रूप से फैली हुई होती हैं। तो विशेष रूप से उन गीतों का संरक्षण करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और साथ ही साथ उन गीतों की धुनों का संरक्षण करना, वहाँ की लोकोक्तियाँ, कहावतें, ये सब ही कहीं ना कहीं इतिहास को समेटे हुए होती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे ब्रज में गाए जाने वाले सावन गीतों में बहुत एक विस्तृत श्रृंखला है। उन गीतों को कहीं गाया नहीं जाता है और वो धीरे धीरे गीत लुप्त होते जा रहे हैं। मैं चंद्रावली की बात करती हूँ। चंद्रावली एक ऐसा ही गीत है जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं के समय में महिलाओं की स्थितियाँ क्या थीं वो गीत हमें बताते हैं और वो कथानक
शेर शाह सूरी के समय से जुड़ा हुआ है। जब वो मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली, जब वो मुग़ल सेनाएं जब यहाँ से जाती थी तो पनघट पे पानी भरती हुई महिलाओं को जो उठा के ले जाते थे, उस समय उन महिलाओं की क्या हालत होती थी, उन परिवार वालों की क्या हालत होती थी, वो उस चंद्रावली गीत को सुनने से हमें ये पता चलती है। इसी प्रकार और अनेक लोक धुनें हैं जिनको सहेजना और जिनका संरक्षण करना परम आवश्यक है। तो आइए हम सब मिलकर पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी की इस मन की पीड़ा को समझते हुए आज ये संकल्प लें कि हमें ब्रज की माटी की संस्कृति की विशेष रूप से रक्षा करनी है, इसके गीतों का संरक्षण करना है, इसके वन उपवन संस्कृति का संरक्षण करना है, इसकी कथाओं का, कहानियों का, कहावतों का प्रत्येक पक्ष को हम संरक्षित करें, तभी हमारा ब्रज संरक्षित हो पाएगा। जैसा हमारे कृष्ण ने इस मूल रूप से, कृष्ण के अगर हम स्वरूप को देखें तो उनके सिर पर मोर पंख है, वो कहता है कि पक्षियों का संरक्षण करें। उनके साथ गाय है, वो कहते हैं गाय का, पशु का संरक्षण करें। उनके साथ नदी, यमुना नदी का जिस तरह नाम जुड़ा, हम नदी का संरक्षण करें। उनकी हरे बांस की बांसुरी, हम यहाँ के संगीत को संरक्षित करें। यही संदेश देता है हमें कृष्ण का वह अद्भुत रूप, अद्भुत स्वरूप। तो हम सभी ब्रजवासी मिलकर आज ये संकल्प लें कि हमको अपने ब्रज को हरित भी बनाना है, साथ ही इसकी संस्कृति को संरक्षित करना है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। मैं डॉक्टर मानसिंह पांडे। मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने ब्रज में वास दिया है, और ब्रज में वास दिया है तो ब्रज संस्कृति के प्रति मेरा लगाव होना स्वाभाविक है। ये उनकी अनुकंपा है मुझ पर, और जो ब्रज साहित्य और संस्कृति और भाषा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, ऐसे लोगों के प्रति मैं हमेशा आप लोगों को कर्तव्य अनुभव करता हूँ। तो उनके कारण ही आज ब्रज की संस्कृति का प्रचार दूर दूर तक हो रहा है, या ब्रज की भाषा का, संस्कृति का प्रसार हो रहा है। ऐसे ही एक परंपरा में, हमारी परंपराओं में अनेक आचार भक्त हुए, उसमें हमारे यहाँ वर्तमान में जिन्हें मैं साधक कहूँगा, पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया कि ब्रज की संस्कृति, ब्रज की भाषा, ब्रज का साहित्य कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अब वो अपने को मान रहे हैं कि मैं जीवन अंतिम अवस्था में जा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा किया गया, संरक्षित किया गया साहित्य है या भाषा के प्रति किया गया प्रयत्न है, वो कहीं विराम न पा जाए, इसलिए वो चिंतित है। मेरा यह मानना है, और मेरी प्रार्थना को सताई हूँ, अभी भगवान लंबी बदे, ये मेरा मानना है कि उनकी चिंता को हम ब्रजवासी आत्मसात करें, और उनके द्वारा जो ब्रज संस्कृति के लिए किया गया कार्य है उसको आगे बढ़ाने का हम संकल्प लें, तो शायद उन्हें मानसिक संतोष की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा आग्रह है कि हम भाटिया जी के चिंता को, चिंतन को अपना चिंतन बना लेंगे, तो शायद उनके प्रति हमारा प्रेम भाव या श्रद्धा भाव जो हो वास्तव में प्रकट कहा जा सकता है।